So hello my all dear students, friends and other visitors. This is my second video in this YouTube channel Study with Ease. My name is प्रज्वल सिंह and आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. ओके, तो ये मेरी सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जिसका टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ऊपर आपको अपर राइट कॉर्नर में आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो पे जंप करना. ओके, ठीक है. अब हम इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. पहले मैं पॉइंट को आपके सामने, जो भी पॉइंट है वो आपके सामने रिप्रेजेंट है, मैं एक बार उन पॉइंट को रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तो पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्शंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वेशंस. थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट व्हाट आर रिएक्टेंट. 5 पॉइंट है व्हाट आर प्रोडक्ट्स. 6 है व्हाट आर नेचुरल रिएक्शंस, व्हाट आर आर्टिफिशियल और मैन मेड रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशंस, व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, सम सैम्पल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे. ठीक है, और जो भी पॉइंट आप लोग ऐड करना चाहते हो आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में ऐड कर लेना वो पॉइंट. अगर मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट भूल गया हूँ बताना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पॉइंट बताओ. अगर मैं शॉर्ट वीडियो उसकी बना सकता हूँ तो शॉर्ट वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप करूँगा, या फिर जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा. ओके, जितना भी हो सकेगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को 1 to 15 सारे पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, तो वो हम सारी चीज़ें देख लेते हैं इस वीडियो में. हाँ, और एक बार बताना मैं भूल गया कि चैप्टर फर्स्ट के 3 पार्ट हैं. पार्ट 1 मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा, पार्ट सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में, एंड पार्ट थर्ड जो है अदर नेक्स्ट वीडियो में. ठीक, तो ये 3 पार्ट चैप्टर फर्स्ट के होंगे, एंड जो लास्ट पार्ट होगा उसमें सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे. देखो, हमें पढ़ना है बहुत ही धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कि कोई भी एक भी पॉइंट हो जो केमिस्ट्री का हमसे छूट ना पाए. ठीक है, अगर केमिस्ट्री का पेपर एग्ज़ाम में 100 नंबर का होता है तो हमको 100 नंबर लाने हैं, 99 नहीं, हमको 100 चाहिए नंबर. इसीलिए कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो हमसे छूट जाए. ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट मुझसे भूल चूक से छूट भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस पॉइंट को तुरंत फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में. ओके, ठीक है. तो चैप्टर फर्स्ट के टोटल 4 पार्ट होंगे. फाइनल पार्ट में हम जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर फर्स्ट के उनको डिस्कस करेंगे और उनका हम आंसर देखेंगे. जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, उनका सॉल्यूशन देखेंगे. तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो सबसे पहले पहले पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल. केमिकल इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल प्रोसेस. तो केमिकल क्या है, केमिकल एक सब्सटेंस है. सब्सटेंस का मतलब वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है. ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है किसमें, एक केमिकल प्रोसेस. कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है, हम जानते हैं कि केमिकल प्रोसेस क्या होती है. केमिकल प्रोसेस क्या होती है, केमिकल प्रोसेस वो होती है जिसमें एलिमेंट के कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं और वेरियस चेंजेस होते हैं. ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके कंपोजिशन में चेंज हो गया, उसके टेम्परेचर में चेंज हो गया, तो ये सारी क्या है, केमिकल प्रोसेस है. अब वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो केमिकल क्या हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि हर केमिकल लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड और गैस स्टेट में भी केमिकल होते हैं. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये भी एक केमिकल है. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये भी एक केमिकल है, और अमोनिया NH3 ये भी एक केमिकल है. इतनी बात समझ में आई. ठीक, तो हम जान के केमिकल क्या होता है. केमिकल एक सब्सटेंस है जो कि एक केमिकल प्रोसेस में यूज किया जाता है. ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्शंस देख लेते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्शंस, द एक्ट और प्रोसेस और एन इंस्टेंस ऑफ रिएक्टिंग. ठीक है, मतलब कोई एक्ट किया जा रहा है या फिर कोई प्रोसेस की जा रही, क्रिया की जा रही है किस पर, एक इंस्टेंस मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट पर. किसी एक ऑब्जेक्ट पर जो भी प्रोसेस की जा रही वही उसकी क्या कहलाती है, रिएक्शन कहलाती है. मतलब द एक्ट और प्रोसेस और एन इंस्टेंस ऑफ रिएक्टिंग, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर जो भी रिएक्ट कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट कैसे भी रिएक्ट कर रहा है वो उसका क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है. कोई ऑब्जेक्ट उसका कंपोजिशन अगर चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सब किसके अंतर्गत आता है, रिएक्शन के अंतर्गत आता है. मतलब उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है.
इतनी बात समझ में आई। अब हम अगर इसमें समझ में ना आया हो तो अदर वर्ड्स में समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि समथिंग दैट यू डू, समथिंग मतलब जो तुम चाहते हो करना, जो तुम करना चाहते हो, या फिर कहते हो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, या कहते हो कि किसी कुछ के कारण ये चीज़ हुई। मतलब कोई भी चीज़ें, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी कोई एक्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस जब भी कोई एक्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ नया आइटम प्रोड्यूस करता है। नया आइटम का मतलब कोई नया एलिमेंट प्रोड्यूस ज़रूर करता है, ठीक है। बट सम केसेस में क्या होता है कि कोई दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती। इसलिए अभी नहीं होती है क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से क्या पता कम रिएक्टिव हो, और जब वो कम रिएक्टिव होगा तब वो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब लेस रिएक्टिव होगा तब वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, लेकिन मोस्ट केसेस में होता है रिएक्शन परफॉर्म होती है और कोई न कोई नया ऑब्जेक्ट या नया सब्सटेंस क्रिएट होता है। इतनी बात समझ में आई कि मीनिंग क्या होती है रिएक्शन की। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे समझ गए रिएक्शन की मीनिंग क्या होती है, अब हम समझेंगे इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। रिएक्शन में हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को एक स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन हो, जैसे हम ले लेते हैं, अगर हमको ये रिएक्शन लेना है कि कोई भी जिंक, मान लीजिए कि हम जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर हम जिंक के छोटे टुकड़े लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब हम उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे क्या होगा, रिएक्ट करवाने पे हमको मिलेगा जिंक क्लोराइड, मतलब ZnCl, जिंक क्लोराइड, और साथ साथ में क्या होगा, हमारी हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट के जैसे लिखा, यहाँ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का फॉर्मूला नहीं लिखना है, मैंने लिख दिया फॉर्मूला क्योंकि स्पेस नहीं थी, तो इसको भी आपको एक स्टेटमेंट के जैसे, इंग्लिश स्टेटमेंट के जैसे लिखना है कि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाती है, रिएक्शन कहलाती है। मतलब किसी भी रिएक्शन को जब भी हम स्टेटमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, रिएक्शन कहलाती है, आई मीन केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। रिएक्शन भी बहुत टाइप की हो सकती है, क्या वो मैथमेटिकल रिएक्शन हो, क्या वो फिजिकल रिएक्शन हो, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है, अ स्टेटमेंट दैट टेल्स अबाउट टू और मोर क्वांटिटीज आर इक्वल टू दियर प्रोडक्ट। मतलब कोई स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या है, किसके इक्वल है, उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल है। मतलब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को जब ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड अगर मैथ में किया जाता है, बट केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, जब दो क्वांटिटीज़ को जब कंबाइन किया जाता है तो हमको कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मिलता है, या कोई नया मटेरियल या कोई हमको नया एलिमेंट मिलता है, ठीक है। तो वो जो उन क्वांटिटीज़ को ऐड किया जा रहा है वो किसके इक्वल होंगी, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होंगी। मतलब प्रोडक्ट और दोनों क्वांटिटीज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ लेते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे कोई है 7xy + 5xy, तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 12xy के इक्वल है, आई मीन LHS = RHS। जितना ये रिएक्टेंट्स है उतना क्या है, इसका प्रोडक्ट है। केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऑफ एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑफ एटम है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन ऑफ एटम होंगे और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑफ एटम होंगे। समझ में आई इतनी बात। मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उतना राइट हैंड साइड रहेगा। कहने का मतलब है कि हमेशा कोई भी रिएक्शन हो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती। इतनी बात समझ में आई। अब फिजिकल इक्वेशन देख लेते हैं, V = U + AT, ये भी इक्वल है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये गैलीलियो साहब ने दिया था, हम सभी लोग जानते हैं ये लॉ ऑफ मोशन है। तो ये मतलब लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो किसने दिया था, गैलीलियो साहब ने दिया। इतनी बातें समझ में आई कि मैथमेटिकल इक्वेशन भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल, लेकिन इन तीनों में कॉमन बात क्या है कि जो उनकी क्वांटिटीज़ होंगी वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होंगी, आई मीन LHS इक्वल किसके होगा, RHS की। बात समझ में आई। तो वो क्या है, वो इक्वेशन की मीनिंग होती। अब बात कर लेते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स। हम यहाँ पे रिएक्टेंट देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे और ही डीपली देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स आर दोज पार्ट ऑफ इक्वेशन, रिएक्टेंट वे पार्ट होते हैं किसी भी इक्वेशन के दैट पार्टिसिपेट इन एन इक्वेशन टू कंबाइन विद
ईच अदर टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और रिजल्ट। मतलब रिएक्टेंट्स वे पार्ट होते हैं किसी भी इक्वेशन के जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में या किसी भी एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करने के लिए, कंबाइन होने के लिए, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, कंबाइन होकर कोई एक नया प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कोई एक नया प्रोडक्ट या रिजल्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, मेथनॉल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट जब रिएक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट मैग्नीज ऑक्साइड तो हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, हालांकि अभी ये दोनों जो रिएक्शन है वो अभी बैलेंस्ड नहीं है, तो अभी हम समझेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, आई मीन अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ समझिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट पे ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट है। समझ में आया, मतलब ये दोनों कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये क्या है, ये प्रोडक्ट निकला और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और वही कंबाइन होकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको प्रोडक्ट बोलेंगे और ये इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। तो दोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये क्या है, ये बोथ आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इतनी बातें समझ में आई कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ लिया, तो इसका मतलब ये समझने की ज़रूरत है क्या कि व्हाट आर द प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने समझ लिया, तब भी इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं जो मैंने अपने आप से, यहाँ पे जितनी भी डिफिनीशन है सब मैंने अपने आप से बनाई है, कोई भी किसी बुक से नहीं ली गई है या फिर इंटरनेट से नहीं उठाई गई। एक दो डिफिनीशन आप पाओगे जो कि बुक से या फिर इंटरनेट से आपको मिल सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो दोज पार्ट ऑफ इक्वेशन दैट वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टेंट्स। मतलब प्रोडक्ट्स वे पार्ट होते हैं किसी भी इक्वेशन के, ये पूरी एक इक्वेशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक इक्वेशन है, ये दोनों क्या है, इक्वेशन है। तो किसी प्रोडक्ट क्या होता है, वो पार्ट होता है इक्वेशन का जो हमें बताता है दैट वी गेट, जो हम क्या करते हैं, गेट करते हैं। गेट करने का मतलब हमें मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टेंट, जो हमको रिजल्ट में मिलता है। मतलब इक्वेशन के रिजल्ट में हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला ना, तो उसी को तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। किसी भी इक्वेशन में जो भी हमें रिजल्ट मिला वही उसका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टेंट। जब भी कोई भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो जरूरी है भी और नहीं भी है कि हमको प्रोडक्ट मिले। कुछ रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है और कुछ रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है। जिसमें रिएक्शन होगी उसमें हमको हमेशा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और जब ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं करेंगे या रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जगह पे लिख देते हैं नो रिएक्शन अकर। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं व्हाट आर नेचुरल रिएक्शन। अब नेचुरल रिएक्शंस क्या होती हैं? नेचुरल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस दैट हैपन्स नेचुरली। नेचुरल रिएक्शंस वो टाइप की रिएक्शंस होती हैं या वे रिएक्शंस होती हैं जो कि नेचुरली अकर होती हैं। मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप अकर होती हैं। ठीक है, जैसे सिचुएशन रहेगी वैसे ही हमारी नेचुरल रिएक्शन क्या होगी, अकर होगी। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे एंगर मतलब गुस्सा, लविंग विथ समवन किसी से प्यार करना, तो ये सारी क्या नेचुरल रिएक्शन है। मतलब हम इसमें कोई भी केमिकल इधर उधर नहीं करते हैं, ये अपने आप ही अकर होती हैं। जैसी सिचुएशन रहेगी वैसे ही ये क्या करेंगे, ये सारी नेचुरली अकर होंगी। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नेचुरल रिएक्शंस। जैसे किसी से प्यार करना, इमोशनल होना, या फिर प्लांट ग्रोथ, किसी भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है, फिर या वाटर इवापोरेशन हो रहा है, वाटर इवापोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, तो ये सारी कैसे रिएक्शंस है, नेचुरल रिएक्शंस। ठीक है, इसमें हमें अब क्या है, एंगर और लविंग विद समवन, इमोशनल, ये सारी चीज़ क्या है, क्या हम इनको किसी भी केमिकल लेबोरेटरी में ले जाते हैं, आई मीन केमिस्ट्री लैब में ले जाते हैं? नहीं ले जाते ना, खुद ही हमारे दिमाग में क्रिएट होती हैं। जैसे सिचुएशन हमारे सामने रहेगी वैसे ही ये हमारे दिमाग में क्रिएट होती हैं कुछ देर के लिए, और कुछ देर में ये रिएक्शन हमारे दिमाग से हट जाती हैं या लीव कर जाती हैं। इतनी बातें समझ में आई। हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए, टोटल 6 पॉइंट। अब आते हैं 7 पॉइंट पे।
ठीक है। तो ये हमारा है 7 पॉइंट, व्हाट आर आर्टिफिशियल और मैन मेड रिएक्शन। हमने देख लिया कि नेचुरल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर आर्टिफिशियल और मैन मेड रिएक्शंस क्या होती हैं। आर्टिफिशियल और मैन मेड रिएक्शंस आर द रिएक्शंस दैट डजंट नेचुरल, जो कि नेचुरल नहीं होती हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर डन बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमंस और मशीन। अब ये सारी रिएक्शन कैसे डन होती हैं? बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमंस और मशीन्स, मतलब किसी भी आदमी के जरिए या फिर किसी मशीन के जरिए। जब इनको एक साथ कंबाइन किया जाता है तब कोई ना कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तभी ये रिएक्शन क्या होती हैं? हमारी अकर होती हैं, ठीक है, या प्रोड्यूस होती हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? मैन मेड रिएक्शन। समझ रहे हो कि जो भी रिएक्शन ह्यूमंस के द्वारा अगर हो रही है वो हमारी क्या कहलाएगी? मैन मेड रिएक्शंस। इतनी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर्मेट होना, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इन सब का फॉर्मेशन होना, ये सब क्या होती? नेचुरली अकर नहीं होती। जब हमको खुद ही रिएक्शन करवाना पड़ेगा किन्हीं दो एलिमेंट के या किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में, तभी हमारा ये सारे प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण, मतलब किसी भी चीज़ के गुण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। जैसे ईच केमिकल रिएक्शंस हैव दियर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक केमिकल रिएक्शंस के पास उनका खुद का क्या होता है? गुण होता है। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेक चेंजेस एंड दैट चेंजेस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह सकते हैं कि वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, मतलब अधिकतर रिएक्शंस जो कि लेती हैं चेंज, मतलब जिनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। जब रिएक्शन होंगी तो उसमें चेंज होगा ही होगा, ठीक है। और एंड द चेंज इज़ नोन एज, और उसी जो भी चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वही क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। मतलब जो भी चेंज हो रहा है कोई भी दो एलिमेंट या सब्सटेंस के बीच में, वही उसका क्या कहलाएगी? गुण कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, देख लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन करना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम रिएक्शंस इवॉल्व गैस टू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो इवॉल्व करती हैं गैस, मतलब जब वो रिएक्शन रिएक्ट करेंगी तब क्या इवॉल्व करेंगे? गैस इवॉल्व करेंगे टू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रिएक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है? रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स रहता है और राइट हैंड साइड क्या रहता है? प्रोडक्ट रहता है। तो ये दोनों क्या रिएक्टेंट्स हैं। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके क्या बना? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है? सोडियम कार्बोनेट और HCl जब मिलाते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में वो इसका एक गुण है, किसी भी गैस को इवॉल्व करने का गुण है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन कर सकते हैं, या हो सकता है अगर कोई भी एक रिएक्शन अकर हो रही है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, पॉसिबल है। इतनी बात समझ में आई कि ये एक गुण है, किसी भी रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब किसी भी सॉल्यूशन में बच जाता है तो उसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन ही हो। अगर कोई भी चीज़ इनसॉल्यूबल है या कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं हो रही है, वो क्या होता है? वो उस सब्सटेंस में बच जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सम रिएक्शंस लीव सम सॉलिड इनसॉल्यूबल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट। कुछ रिएक्शन छोड़ती हैं कुछ सॉलिड इनसॉल्यूबल पार्ट, मतलब जो कि इनसॉल्यूबल है, जो कि सॉल्यूबल नहीं है। तो और कैसा है? सॉलिड है, मतलब सॉलिड इनसॉल्यूबल पार्ट है किसके फॉर्म में? प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या होता है? जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा और हमको लेड आयोडाइड मिलेगा। तो लेड आयोडाइड क्या मिलता है हमको? प्रिसिपिटेट के रूप में मिलता है। प्रिसिपिटेट मतलब वहाँ पे, अब ये क्या है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड क्या है? कलरलेस होते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो लेड आयोडाइड कौन से कलर का हो जाएगा? ये लेड आयोडाइड होता है हमारा येलो कलर का, ठीक है।
जो लेड आयोडाइड का जो भी मिक्सचर होगा वो कौन से कलर का होगा, येलो कलर का। अब ये मिक्सचर नहीं होगा, ये प्रिसिपिटेट है, मतलब ये इनसॉल्यूबल है। लेड आयोडाइड जो है वो सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है, तो हम इसको .ppt से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी प्रिसिपिटेट होता है जो कि वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, उसको हम .ppt के हेल्प से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेड आयोडाइड येलो कलर का सब्सटेंस सॉल्यूशन में छोड़ देता है, इसीलिए हम उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं, और वो उस सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, आई मीन सॉल्यूएबल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो किसी एक रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, और वो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक गुण हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देखे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन गैस का इवोल्यूशन भी कर सकती है, एज वेल एज प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन कर सकती है। इतनी बात समझ में आई। अब ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चेंज इन कलर, मतलब कोई भी रिएक्शन में कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे कोई रिएक्शन होने से पहले एलिमेंट का कलर या सब्सटेंस का कलर कुछ और है, और रिएक्शन जब परफॉर्म हो जाती है तो उसका कलर कुछ और हो जाता है। वो देख लेते हैं। सम रिएक्शन चेंजेस द कलर ऑफ रिएक्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, चेंज करती हैं उनका कलर, किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, जान रहे कि पॉइजनस, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, मतलब बहुत ही पॉइजन वाली गैस होती है। अब क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज़र है कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये जब तीनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है बेसिकली ऑरेंज कलर का। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। बट जब वो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन इसको क्या कर लेता है, ये ऑक्सीडाइज़र है तो इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा और इसको रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, क्रोमियम सल्फेट मिलेगा। तो क्रोमियम सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज था, जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया, मतलब सल्फेट बना दिया, तो क्या हो गया इसका कलर, अब क्रोमियम सल्फेट का कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, और पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर हमको मिला। इतनी बात समझ में आई कि किसी भी रिएक्शन में कलर में भी चेंज हो सकता है जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, तो उनके कलर में भी चेंज होता है। पहले वो कलर ऑरेंज कलर का था, उसके बाद वो सॉल्यूशन किस कलर का हो गया, ग्रीन, मतलब क्रोमियम सल्फेट का जो भी सॉल्यूशन हमको मिलेगा कौन से कलर का मिलेगा, ग्रीन कलर का मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं, अब देखते हैं, हमने 3 देख लिए कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गैस का इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, और कलर में भी चेंज होता है। अब चेंज इन टेम्परेचर, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। क्या पता रिएक्शन से पहले टेम्परेचर कुछ और हो और रिएक्शन के बाद टेम्परेचर कुछ और हो, मतलब रिएक्शन के बाद टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है। तो टेम्परेचर में चेंज होता है। सम रिएक्शंस चेंज द टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेस, जब रिएक्शन प्रोसेस का, जब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके टेम्परेचर में भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, जैसे जिंक और जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, जैसे जिंक ग्रैनुलस है, मतलब जब जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हो तो क्या मिलता है आपको, जिंक सल्फेट मिलता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ढेर सारी हीट भी, मतलब बहुत सारी गर्मी भी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि मतलब जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में जिंक को आप डालते हो, किसी भी सॉल्यूशन का मतलब जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में जिंक के कुछ टुकड़े डालते हो तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमको मिलता है, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। और जिस कंटेनर में ये सॉल्यूशन रखा गया, जब उस कंटेनर को आप बाहर से टच करोगे तो वो कंटेनर आपको क्या दिखेगा कि वो कंटेनर हीट होता जा रहा है, मतलब हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, या वो कंटेनर गर्म हो गया है। इतनी बात समझ में आई। तो ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो अगर घर पे आपके ये दोनों सब्सटेंस मौजूद हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट।
चेंज इन स्टेट, मतलब इतना हम जान गए कि किसी एक रिएक्शन के इतने सारे गुण होते हैं। किसी रिएक्शन में गैस का भी इवोल्यूशन हो सकता है, प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, साथ ही साथ कलर में भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, और उसकी स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में भी चेंज हो सकता है। मतलब रिएक्शन के पहले वो गैस स्टेट में रहेगी, रिएक्शन के बाद क्या पता वो सॉलिड बन जाए, लिक्विड बन जाए, ठीक है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन बन जाए। तो यहाँ पे लिखा है सम रिएक्शंस चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कुछ रिएक्शन क्या करती हैं, मैटर का स्टेट चेंज कर देती है। जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है, ये दोनों क्या है, गैसेज हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कुछ टेम्परेचर जैसे इसका बढ़ाते हैं 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाते हैं। 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जब इन दोनों को गर्म करते हैं और हाई प्रेशर इनके ऊपर लगाते हैं, तो ये किस में बदल जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाते हैं, HCl में बदल जाते हैं, ठीक है। तो HCl क्या है, एक सॉल्यूशन है। किसी भी सॉल्यूशन को हम AQ एक्वस से डिनोट करते हैं, AQUEO एक्वस, AQUEOUS एक्वस सॉल्यूशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, AQ लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। तो हमारे कितने पॉइंट टोटल हो गए, 6, 7, 8 ना, 8 पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में क्या बताया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन एक बार और पढ़ ले रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये मैंने लिया है, मतलब ये डिफिनीशन जो मैंने उठाई ये बुक से उठाया। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट एज अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जब मैं खुद ही हाई स्कूल में था तो मुझे ये वाली डिफिनीशन अच्छे से रटी हुई थी, लेकिन जब मैं 11th में गया, 12th में गया, मतलब जब ग्रेजुएशन में गया, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी है उसको मैं अपने हिसाब से जब समझूंगा तो ही मुझे अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि इसका मैं रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तभी से मैंने क्या किया, अपने आप से डिफिनीशन बनाना स्टार्ट किया। तो अभी के लिए आपके लिए ठीक है, लेकिन अभी से आप कोशिश करोगे अगर अपने आप से डिफिनीशन बनाना, अगर उसको समझ के, तो आपके लिए आगे बहुत ही फ़ायदा हो, मतलब आपके लिए फ़ायदा बहुत ही करेगा आगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है ये एक मेथड है जो रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन, जानते हैं हम कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो एक इंग्लिश स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखी जाती है विद द हेल्प ऑफ सिंबल। अगर हम उस इंग्लिश स्टेटमेंट को किस में बदल दें, सिंबल में और फार्मूला में बदल दें, ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस का फार्मूला है या जो भी उसका सिंबल है, ये हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो यही केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, कन्वर्ट केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या है, ये दोनों चीज़ें रिएक्टेंट्स हैं, बट किस में लिखी गई, इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखी गई हैं। और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये भी इंग्लिश स्टेटमेंट में, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखे गए। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसी रिएक्शन को जब हम फॉर्मूले में बदल देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये होता है, और वाटर H2O होता है, ठीक है। अब सनलाइट क्लोरोफिल हमने क्या कर दिया, कैटालिस्ट भी यूज़ कर दिया क्लोरोफिल। अब उसके बाद क्या है, क्या बचा, ग्लूकोज। हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, और हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये इक्वेशन किसकी है, फोटोसिंथेसिस की है। मतलब जब हमारे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। इतनी बात समझ में आई कि ये केमिकल रिएक्शन है जो कि इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखी जाती है, और उसी को बदल के फॉर्मूला का यूज़ करके हम उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज़ अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट्स एंड दियर प्रोडक्ट्स मास आर नॉट इक्वल। मतलब जिसमें रिएक्टेंट्स और उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते,
जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या, यहाँ पे CO2 और H2O है, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। तो अब इन दोनों की तरफ हम नंबर ऑफ़ एटम को चलिए हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम कितने, कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 है, यहाँ पे कार्बन कितने, 6 है। तो पहले हमको पता चल गया कि यहाँ पे कार्बन केवल 1 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या ये इक्वल हैं? तो ये कैसी इक्वेशन हुई, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुई। समझ में आया? इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, अन इक्वेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट्स एंड दियर प्रोडक्ट मास आर इक्वल। मतलब जो इनके नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या रहते हैं, दोनों इक्वल रहते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। 1 मिनट, 6 2 12, अच्छा 12 यहाँ पे हैं और यहाँ पे 6 हैं, मतलब 18 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे, 18 हो गए, ठीक है। तो मतलब जितने नंबर ऑफ़ एटम्स इधर हैं उतने नंबर ऑफ़ एटम्स इधर होंगे। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे कितने, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन 6 2 12 प्लस 6 ऑक्सीजन मतलब 18। यहाँ पे कितने हैं, 6 यहाँ पे हैं और 12 यहाँ पे 18, मतलब दोनों तरफ इक्वल है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं, अभी हमने क्या देखा था, अच्छा ऑक्सीजन ही देखा था, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 18 है। अब हाइड्रोजन हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है, तो हमने लिख दिया 12। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल है। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब हमने किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर लिया, बैलेंस्ड कर लिया। और यही केमिकल इक्वेशन क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। समझ में आई इतनी बात? अब समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन वी हैव टू इक्वल दियर मासेस बाय मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट टू द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब है जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम किसी भी सब्सटेंस के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उनका कोफिशिएंट। जैसे हमने यहाँ पे कोफिशिएंट कितना लिया है, 6 लिया है, किस सब्सटेंस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे वाटर के साथ हमने कोफिशिएंट कितना लिया है, 6 लिया है। तो जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और यही फॉलो करता है लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतनी बात समझ में आई? अब हम ऐड करने का तरीका क्या है, कोफिशिएंट इन दिस ऑर्डर। पहले हम मेटल को ऐड करते हैं, फिर नॉन मेटल को ऐड करते हैं, फिर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर आपको सबसे पहले मेटल दिख रहा है तो आप मेटल को क्या करोगे, बैलेंस करोगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे और सबसे बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। तो ये एक फॉर्म है, ये एक ऑर्डर है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी ऑर्डर को फॉलो करो, बट ये सबसे अच्छा ऑर्डर है क्योंकि हम पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करें, बैलेंस करें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इन दोनों में चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, ये हमने देख लिया। अब हमारा पॉइंट नंबर 11 क्या है, कंप्लीट हो गया है, हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब पॉइंट नंबर 12 पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 12। अब पॉइंट नंबर 12 का है, मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। कब एक इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन सकती है, ठीक है। अच्छा, हम किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा क्यों बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव हम इसलिए बनाते हैं, इसके दो अच्छे मतलब दो फ़ायदे हैं इसके। पहला फ़ायदा क्या है, हमको अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दिखेगा तो टीचर को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट के पास नॉलेज है और उसके पास बेसिक नॉलेज है, वो एक इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना पाया। इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद क्या है, एक और अच्छी बात है कि जब हम इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा बनाते हैं तो लोगों को जो केमिस्ट्री के बारे में जिसके पास नॉलेज नहीं होगी वो भी समझ जाएगा कि इसका कहने का मतलब क्या, ये इक्वेशन क्या कह रही है,
ठीक है। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए सम एडिशनल थिंग्स मस्ट एडेड इनटू आवर इक्वेशन, तो हमको कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी होंगी अपनी इक्वेशन के साथ, जैसे कि उसका स्टेट, मतलब किसी भी एलिमेंट का स्टेट क्या है या किसी भी सब्सटेंस का स्टेट क्या है, उस पर कितना प्रेशर लग रहा है या कितने प्रेशर से उस पर रिएक्शन करवाई जा रही है, कितना टेम्परेचर से रिएक्शन करवाई जा रही है, कैटालिस्ट, नेम ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट सारे रिएक्शन में फॉलो हों या सारे पॉइंट सारे रिएक्शन में हमको मेंशन करना हो। इतनी बात समझ में आई कि हमको ज़रूरी नहीं कि हम, जैसे मान लीजिए ये पहली वाली रिएक्शन पहले हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट है, तो पोटेशियम क्लोरेट क्या है, इसका स्टेट सॉलिड है, मतलब पोटेशियम क्लोरेट हमको सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट है मतलब ये मैटर किस टाइप का है, सॉलिड स्टेट का है। अब जब इसको हम गर्म करते हैं, गर्म मतलब हीट करते हैं, हीट करने का मतलब है हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं हीट का, तो हीट का साइन ऐसे होता है। और ये क्या है, कैटालिस्ट है। जब भी हम इसके ऊपर मतलब एरो के ऊपर या नीचे अगर हम किसी भी सब्सटेंस को लिख रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, कैटालिस्ट कहलाता है। ये कैटालिस्ट क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड कैटालिस्ट क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा ये लंबा टॉपिक है और इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि हमको कैटालिस्ट, अब यहाँ पे कैटालिस्ट यूज किया गया है, यहाँ पे नहीं यूज किया गया है, क्यों किया गया है यहाँ पे यूज, क्यों यहाँ पे नहीं किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम इतनी बातें समझ लेते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट, और ये पोटेशियम क्लोरेट जो है गर्म करने पर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड क्या हमको मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड। हमको ये भी सॉलिड स्टेट में मिला और हमको क्या मिला, ऑक्सीजन गैस, हमको गैस स्टेट में मिली। तब इस इक्वेशन को कोई भी देख के बता सकता है कि कौन सा सॉलिड सब्सटेंस है और कौन सा गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये अगर कोई केमिस्ट्री में नॉलेज रखता है या नहीं रखता है तब भी इस इक्वेशन को अच्छे से समझ जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही, एज वेल एज इसमें और क्या अच्छी बातें हैं कि साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी लिखा है और उसकी इंग्लिश मीनिंग भी लिखी है। आई मीन पोटेशियम क्लोरेट यहाँ लिखा हुआ है और पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला भी लिखा है। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड लिखा है, इसका फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मीनिंग भी उसकी लिखी हुई है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसको केमिकल फॉर्मूले में क्या कहते हैं, ये भी लिखा हुआ है। दोनों चीज़ें, मतलब ये केमिकल स्टेटमेंट है और ये केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल स्टेटमेंट है, ये केमिकल फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आई। तो ये इक्वेशन क्या दिख रही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दिख रही। जैसे इसमें न कैटालिस्ट यूज हुआ है न इसको गर्म किया गया है। जब मीथेन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर बनाती है। अब ज़रूरी नहीं कि वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में हो, ये गैस स्टेट में भी हो सकता है। अगर वाटर गैस स्टेट में होता है तो वाटर को हम बोलते हैं स्टीम, STEAM, स्टीम बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होती है, साथ ही साथ वाटर भी एमिट होता है, मतलब गैसियस स्टेट में, और साथ ही साथ बहुत सारी हीट भी जनरेट होती है, हीट एनर्जी भी जनरेट होती है। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हीट क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है या फिर एनर्जी क्या होती है, तो आप ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, मतलब अपर राइट कॉर्नर में आपको आई बेल आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर सकते हो कि उसमें मैंने क्या क्या बताया कि व्हाट इज़ हीट और हीट एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट इज़ केमिकल चेंज ऑफ द मैटर, व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज ऑफ द मैटर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ढेर सारी चीज़ें बताया, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के बाद या यहीं से आप जंप कर सकते हो उस वीडियो पे, आपको अपर राइट कॉर्नर में आई बटन दिख रहा होगा, ठीक। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई मीन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 13, व्हाट इज़ इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है देख लेते हैं। पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, या तो हीट या फिर हीट एनर्जी या फिर एनर्जी एब्जॉर्व की जाती। मतलब ये एक ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी को या फिर एनर्जी को या फिर लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्व हो रही है, मतलब ये इसके साथ एब्जॉर्ब हो रहा है। जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा,
इतनी बात समझ में आई। तो ये रिएक्शन किसकी है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है, जब इस पर लाइट पड़ती है या फिर हीट, जैसे धूप की रोशनी इस पर पड़ी, सनलाइट पड़ती है, तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बचता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे इन्वायरमेंट में इवॉल्व हो जाती है, मतलब एमिट हो जाती है, ठीक है, एमिशन हो जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ये डिकम्पोजिशन किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जा रही है कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जा रही है और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इसका उल्टा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और एक्सोथर्मिक में हीट को रिलीज किया जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी इज एमिटेड, मतलब एमिट करने का मतलब रिलीज करना, या फिर प्रोड्यूस की जा रही है ड्यूरिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, हीट को रिएक्टेंट के साइड लिखते थे, कहाँ पे, एंडोथर्मिक में, लेकिन एक्सोथर्मिक में हीट को कहाँ पे लिखेंगे, हम किस साइड लिखेंगे, हीट को प्रोडक्ट के साइड लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, जब कार्बन ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है, जलता है, तो क्या मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और साथ ही साथ क्या होता है, हीट भी जनरेट होता है। कार्बन जैसे कोई कोयला है, उसको अगर हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में इवॉल्व हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ हमको हीट भी मिलती है या फिर हीट एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। अब क्या है, मेथेन है, मेथेन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी मिलती है। या फिर ये भी एक एक्सोथर्मिक हो सकता है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी है, ये भी, तीनों रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे भी हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट का मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे भी हीट इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे भी एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो हीट एनर्जी और एनर्जी में डिफरेंस क्या है वो मैंने वीडियो में बताया है, और मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि जो आपको बेल आइकन ऊपर दिख रहा है, आई बटन दिख रही है अपर राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके उस वीडियो पे जंप कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे क्लिक करना नहीं चाहते हो या आपको क्लिक करना नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने उस वीडियो की लिंक डाल दी है। मैंने 2 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, बेसिक्स ऑफ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसकी भी डाल दी है जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है या डिफरेंसेस क्या है हीट एनर्जी और एनर्जी में। इतनी बात समझ में आई कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 15, ठीक है, सम सैम्पल प्रॉब्लम्स। हमारा पॉइंट नंबर 15 है एंड लास्ट पॉइंट है, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, सम सैम्पल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दी है, सैम्पल प्रॉब्लम 1, सैम्पल प्रॉब्लम 2 एंड सैम्पल प्रॉब्लम 3। उसको हम क्या करेंगे, इन सैम्पल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मतलब उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नंबर 2 और प्रॉब्लम सॉल्यूशन नंबर 3। मतलब यहाँ पे 3 प्रॉब्लम दी है, आज हम उनका 3 सॉल्यूशन यहाँ पे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सैम्पल प्रॉब्लम 1 देख लेते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 1 क्या है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि हमको एक बैलेंस इक्वेशन को पहले क्या करना है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन को हमको लिखना है, किसका यूज़ करके, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन मैंने बताया था कि रिएक्शन इंग्लिश स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है और इसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड सिम्बल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मेथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे ये लिखा था कि मेथेन जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो वाटर रहेगा वो गैसीय स्टेट में रहेगा, मतलब स्टीम का मतलब वो गैसीय स्टेट में रहेगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, अभी अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना है। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड जितने नंबर ऑफ एटम हैं वो किसके इक्वल करने होंगे, राइट हैंड साइड ऑफ नंबर ऑफ एटम के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे हम कितना कोफिशिएंट ऐड कर देंगे, 2 और कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ठीक है। और भी ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पे 2 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, या
यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हो गए 4 ऑक्सीजन आइटम हो गए। कार्बन के कितने आइटम हो गए हमारे, यहाँ पे 4 आइटम थे कार्बन के, और यहाँ पे नहीं, कार्बन का कितना था 1 आइटम था, यहाँ पे 1 आइटम था, तो कार्बन का कितना आइटम है 1 आइटम है। ठीक, तो कार्बन हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हमने कर दिया था, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, बस ये तीनों एलिमेंट हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन। तो 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और 1 कार्बन क्या है दोनों तरफ है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक, तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गया है, उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब हम करते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 2, कन्वे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमको क्या करना है, एक फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एडिंग द, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई ऑन एडिंग द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमको एक एक्वेस सॉल्यूशन किसका ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कोई भी सॉल्यूशन होगा उसकी स्टेट क्या होती है, एक्वेस स्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब एक्वेस क्यों बोलते हैं ये किसी और वीडियो में बताएंगे, एक्वेस क्यों बोला जाता है। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, एक्वेस और लिक्विड में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ठीक है, ये हो गया, प्लस अब हमको क्या करना है, इसको किसके साथ ऐड करना है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ ऐड करना है, तो कॉपर सल्फेट का CuSO4 हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। अब हम क्या करना है, जब हम ये दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिसिपिटेटेड, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है प्रिसिपिटेट हो जाएगा और सोडियम सल्फेट रिमेन इन सॉल्यूशन, और सोडियम सल्फेट बच जाएगा सॉल्यूशन में। मतलब यहाँ पे जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स, और सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट NaSO4 हमारा क्या हो जाएगा, रिमेन्स बचा रहेगा उसमें। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस करने के लिए हमको पहले लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ़ एटम देखने हैं और राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम का 1 एटम है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे, अभी मैं आपको जो तरीका बताया था मेटल नॉन मेटल वैसे नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपको आसान लगता है वैसे ही तरीके से मैं कर रहा हूँ, एक एक एलिमेंट को लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे, यहाँ पे है हमारे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, मतलब 6 ऑक्सीजन है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन और बढ़ा दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए थे। लेकिन अब सोडियम यहाँ पे बढ़ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सोडियम को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा है, NaSO4 लिखा है। NaSO4 नहीं होता है, जब भी सोडियम और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, हमारी सोडियम और सल्फेट की जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो हमको Na2SO4 का सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, NaSO4 नहीं होता है, Na2SO4 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 2NaOH, यहाँ पे Na2SO4। अब ये हमेशा नहीं करना है, ये तो बस कॉम्बिनेशन का तरीका है, ये हमेशा नहीं करना है कि कहीं पे अगर आपको, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ एटम में नहीं चेंज कर सकते हैं, उसके मास में नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है देख लेते हैं, 2NaOH और कॉपर। अब कॉपर कितना है, यहाँ पे 1 कॉपर, यहाँ पे भी 1 कॉपर है। फिर अब सल्फ़र देख लेते हैं, सल्फ़र यहाँ पे क्या है, 1 सल्फ़र है, और यहाँ पे भी 1 सल्फ़र है। इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, सल्फेट यहाँ पे इतना है, सल्फेट यहाँ पे इतना है, सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 4 6, और यहाँ पे 2 4 6, कॉपर 1 कॉपर 1। इसका मतलब ये बैलेंस हो चुकी इक्वेशन, इस प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। अब हम देख लेते हैं अगले सैम्पल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जब किसी गर्म लोहे को रिएक्ट किया जाता है स्टीम वाटर के साथ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं गर्म लोहे का मतलब चाहे लोहा गर्म हो चाहे लोहा ठंडा हो, फार्मूला तो एक ही होगा, आयरन। ठीक है, जब आयरन को स्टीम H2O
लेकिन किसके फॉर्मेट में, स्टीम के मतलब गैस के फॉर्मेट में। जब गर्म लोहे को किसी स्टीम के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो क्या क्या हमें मिलता है, बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले ही हमको मिल जाएगा आयरन ऑक्साइड मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो लेयर क्या है इसको ऑक्सीडाइज कर देगी। आयरन हाइड्रोजन मतलब वाटर जो है ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ साथ में हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो हमको आयरन ऑक्साइड मिला और हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये भी हमारा, अब इसको हम लिख लेते हैं, ये है, तो ये कौन से स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में है ना। Fe3O4 ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये क्या है गैस स्टेट में। इतनी बात समझ में आई। तो ये तीनों प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है और यहीं पे हमारे सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए हैं, ठीक। तो अगर किसी भी पॉइंट में थोड़ी भी कन्फ्यूज़न हो आपको तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।